ओके बच्चों, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल आपको मैंने नए चैप्टर के अंदर ये बता दिया था कि व्हाट इज इंट्रा सप्लाई, व्हाट इज इंटर सप्लाई एंड व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एक्ट इन इंडिया। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक बेटा बता है वो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 9। मतलब बेटा ये जो सेक्शन 9 है ये आपको बताएगा कि सीजीएसटी का चार्जेबिलिटी कैसे किस प्रकार होगी। तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 सेक्शन 9। सीक्वेंशली भी देखा जाए तो हमने 7-8 ऑलरेडी पढ़ा हुआ सीजीएसटी एक्ट का, और अब समय सेक्शन 9 पे ही डिस्कशन का है। तो दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। बेटा इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन के साथ, जो कि सेक्शन इसका सबसे पहला सबसेक्शन आता है वो है 9(1). तो मैं एक एक करके आपको सारे सबसेक्शन पढ़ाऊंगा 9 के, और वो क्या क्या कहते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा सेक्शन नंबर 9(1). सेक्शन नंबर 9(1) कहता है सीजीएसटी विल बी लेवीड ऑन ऑल इंट्रा सप्लाईज। ठीक है, तो ये तो बेटा हमको वैसे भी पता था। इन्होंने सबसे पहले यही लिखा है, इन्होंने कहा कि जो सीजीएसटी है वो इंट्रा सप्लाईज पे ही लगेगा, इंटर सप्लाईज पे सीजीएसटी लगने वाला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, क्योंकि मैं सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन बता रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि इंट्रा सप्लाई पे सीजीएसटी लगेगा, पर सेम चार्जेबिलिटी एसजीएसटी एक्ट में भी होगी, क्योंकि एसजीएसटी भी इंट्रा सप्लाई पे लगता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं इंट्रा सप्लाई पे। तो भले मैं कह रहा हूं कि इंट्रा सप्लाई पे सीजीएसटी लगता है, पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएसटी एक्ट कह रहा हूं। सेम का सेम लॉजिक एसजीएसटी एक्ट में भी है। तो ओवरऑल मिलाकर दोनों एक्ट के लॉजिक के हिसाब से इंट्रा सप्लाई पे 2 जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पर हमारे कोर्स में एसजीएसटी नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 9(1) कहता है ऑन ऑल इंट्रा सप्लाई सीजीएसटी विल बी लेवीड। ठीक है, पहले तो ये कहा ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाईज। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि जो सीजीएसटी लिया जाएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाईज पे लिया जाएगा। दैट मीन सीजीएसटी जो चार्ज किया जाएगा वो सप्लाई की जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर लिया जाएगा, एट रेट प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा वो प्रिस्क्राइब रेट से किया जाएगा, बट नॉट मोर देन 20%। ठीक है, तो सीजीएसटी की जो मैक्सिमम रेट दे रखी है वो 20% की। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि सीजीएसटी की केवल एक रेट है 20%। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजीएसटी रेट। 1% की रेट है, 4% की रेट है, 12% की रेट है। तो अलग अलग टाइप की सीजीएसटी रेट है, अलग अलग सप्लाईज पे अलग अलग सीजीएसटी लगेगा, एक टाइप की रेट नहीं है। पर इन्होंने एक लिमिट लगा दी है। इन्होंने कहा कि जो रेट होगी मैक्सिमम सीजीएसटी की वो ओवरऑल में 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब पॉइंट टू बी नोटेड, आपका कॉमन सेंस यहीं पे यूज आएगा। अगर कोई आपसे बोले कि इंट्रा सप्लाई पे मैक्सिमम जीएसटी कितना लग सकता है, तो आप ये नहीं बोलोगे 20% लग सकता है, क्योंकि अगर इंट्रा सप्लाई पे बेटा सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20 है तो एसजीएसटी की भी 20 होगी। तो ओवरऑल इंट्रा सप्लाई पे जो मैक्सिमम जीएसटी लग सकता है वो 40% की रेट से लग सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20 हो सकती है किसी भी सप्लाई के ऊपर, पर 20 ही एसजीएसटी हो सकती है। फिर इसका मतलब ये हुआ तो 20 + 20 मिलाकर 40 हो सकता है इंट्रा के ऊपर टोटल जीएसटी का जो रेट आपको दिखेगा। आपने देखा होगा अलग अलग सप्लाई की अलग अलग रेट है। कुछ ये सप्लाईज तो आपने भी खरीदी होगी जिसकी रेट आपको पता होगी। जैसे कि आपको पता हो तो जब आप आइनॉक्स में कोई मूवी टिकट खरीदते हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट 9% 18% लगता है सर्विसेज पे जनरली। इसके अलावा रेस्टोरेंट पे अगर आपने देखा हो तो 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, तो 5% हो जाता है टोटल जीएसटी। तो अलग अलग टाइप की रेट्स हैं। चलिए, इसी के अंदर बेटा इन्होंने एक बात और कह दी है। इन्होंने कहा कि हर प्रकार की इंट्रा सप्लाई पे सीजीएसटी लगेगा, पर एक पे नहीं लगेगा, और वो है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। अभी मैंने कैसे ये बोला था वो इसी सेक्शन के बेसिस पे बोला था। यानी कि सेक्शन 9(1) में लिखा हुआ है कि सारी प्रकार की सप्लाईज पे सीजीएसटी लगेगा इंट्रा सप्लाईज पे, पर एल्कोहलिक लिकर की सप्लाईज पे कोई सीजीएसटी लिया नहीं जाने वाला है। एल्कोहलिक लिकर कौन से वाले पे नहीं लगेगा सर? जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के काम का आता है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ह्यूमन कंजम्पशन वाला एल्कोहलिक लिकर जीएसटी के दायरे से बाहर है, क्योंकि बाकी जो अल्कोहल होते हैं वो सीजीएसटी के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हमारे
इंडस्ट्रीज में भी यूज आते हैं, जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन में ही सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स यूज आते हों। तो इन्होंने केवल ऐसे ही अल्कोहलिक लिकर को सीजीएसटी के दायरे से बाहर रखा है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के दायरे में आते हैं। तो यानी कि ये जो अल्कोहलिक लिकर है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि वो जीएसटी के दायरे में सप्लाई कवर नहीं होती। बाकी हर प्रकार की इंट्रा सप्लाई पे सीजीएसटी लग सकता है। तो ये आपका सेक्शन 9(1) खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल 9(1) को कैसे पढ़ेंगे अपन? On all type of intra supply, CGST will be levied except on supply of alcoholic liquor for human consumption on value of supply at the rate prescribed but not more than 20%। तो ये आपका पहला सेक्शन है 9(1) जो आपको समझाता है ये। तो कोई दिक्कत है नहीं, इजी सेक्शन ही है, कोई ज़्यादा इसके अंदर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। अगला सेक्शन 9 की सीरीज में आता है बेटा, वो है 9(2). तो सेक्शन 9(2) की तरफ बढ़ता हूँ। 9(2) भी बहुत इजी सेक्शन है, बहुत ही इजी सेक्शन है। इन्होंने कहा 9(2) में ऑन फॉलोइंग सप्लाईज सीजीएसटी विल बी लेवीड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट में कहते हैं 9(2) में इन्होंने कहा है कि भैया वैसे तो हमने 9(1) में केवल एक ही प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे से बाहर करा था, वो था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पर इसके अलावा भी कुछ टाइप की सप्लाईज ऐसी है जिसके ऊपर हम अभी सीजीएसटी नहीं ले रहे। इन चीजों के ऊपर हम सीजीएसटी ले सकते हैं पर अभी नहीं ले रहे, बाद में ले सकते हैं जब हमको काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो यानी कि अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रोडक्ट और लिखने वाला हूं जिनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, इनकी वो चीजें भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती, पर उनको 9(1) में नहीं कहेंगे अपन, 9(2) में कहेंगे, क्योंकि वो चीजें अभी नहीं है जीएसटी के दायरे में। कभी भी नोटिफिकेशन लाकर वो जीएसटी के दायरे में उसको ला सकते हैं, पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को नोटिफिकेशन लाकर जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उसके लिए तो कानून ही पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये यानी कि सरकार ने ये वाले प्रोडक्ट को जीएसटी में लाना अपने पाले में तो रखा है, पर जब आएंगे जब काउंसिल रिकमेंड करेगी। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट है आपको ये भी अब ध्यान रख लेना है। नंबर 1 प्रोडक्ट इज क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसकी अभी 12 बज चुकी है। ठीक है, अभी कच्चा तेल अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली कच्चे तेल का जो सेटलमेंट यूएस के अंदर हुआ था वो -$35 हुआ था, यानी कि हमारे इंडियन करेंसी में क्रूड ऑयल के दाम -$2800 आ चुके थे। यानी कि क्रूड ऑयल के लिए खरीदने के बजाय लोगों ने पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब कि उल्टा, आप समझ रहे हो, इतना ज़्यादा उसका सप्लाई हो चुका है कि उसके लिए स्टोरेज स्पेसेस नहीं है। तो लोगों को स्टोर करने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने नुकसान में काटे अपने अपने सौदे। तो ये अभी रिसेंट इतिहास बना जो आज तक कभी भी क्रूड ऑयल में नहीं हुआ। फिर भी हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। पता नहीं मोदी जी क्या करना चाहते हैं, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो आज की तारीख में तो पेट्रोल 10-12 रुपये लीटर मिलना चाहिए हमारे को, पर अब देखो कि सरकार क्यों बता ऐसी क्यों है हमारी। तो खैर क्रूड ऑयल पे जीएसटी अभी नहीं लगा रहे ये, इसके अलावा पेट्रोल पे नहीं लगा रहे। अब ये मत बोलना क्रूड ऑयल और पेट्रोल एक ही है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल बनता है। ठीक है। सी पॉइंट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, प्लेन में काम आता है। डी डीजल, ठीक है, और एक है नेचुरल गैस। तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर भी अभी तक जीएसटी नहीं लगा रहे। इन पांचों के ऊपर भी आने वाले समय में जीएसटी लगाएंगे, पर अभी आपको मैं बता दूं इन पांचों को जीएसटी के दायरे में इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि इनके ऊपर भी एक्साइज और वैट लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर ये चीज़ें बेटा जीएसटी के दायरे में आ जाएगी तो फिर इनका जो टैक्स कलेक्शन है वो आधे से भी कम हो सकता है, सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो सरकार ने अपना फायदा करने के लिए इन सभी चीज़ों को जीएसटी के दायरे से बाहर करा हुआ, ताकि इनके ऊपर पुराने वाले लॉ से ही टैक्सेस लगाएं, और पुराने वाले लॉ से टैक्सेस लगाकर सरकार का खूब रेवेन्यू अभी तक जनरेट हो रहा है। तो ये आपके सामने 9(2) है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का मेरे को लगता नहीं है, तो आप इसको एनालाइज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है 9(3). दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये है मेन इस चार्जिंग सेक्शन की जान, दैट इज 9(3). अब आपको सभी को पता है कि जो जीएसटी होता है बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप सभी को पता है कि पेयर सप्लायर होता है, जीएसटी का पेमेंट सप्लायर करते हैं और रिसिपिएंट बियर करते हैं। ठीक है, तो रिसिपिएंट बर्डन उठाते हैं और पेमेंट सप्लायर करते हैं, और सभी को पता है कि कंप्लायंस बर्डन मैंने शुरुआत में भी कहा था सप्लायर्स के ऊपर रहता है। ठीक है, तो अब अगर उस लॉजिक के साथ अपन चले हैं तो जनरली क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। जनरली
जनरली जीएसटी पे कौन करता है, जवाब आता है सप्लायर, और बियर कौन करता है, तो जवाब आता है रिसीवर। ये जनरल रूल है जीएसटी का, यानी कि सारे के सारे कानूनों का पालन पेयर्स को करना है, सारे लॉ इनको पूरे करने हैं, इनको बर्डन उठाना है, ठीक है। इस प्रकार की चार्जेबिलिटी को, इस प्रकार की वसूली के तरीकों को बेटा लीगल चार्ज में कहते हैं, लीगल शब्दों में कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज ऑफ जीएसटी। इस प्रकार के तरीकों को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज ऑफ जीएसटी। ध्यान रखना, इसका लीगल वर्ड है फॉरवर्ड चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। पर अब इसी में ट्विस्ट आता है बेटा, इन्होंने फॉरवर्ड चार्ज का क्या बना रखा है, एक्सेप्शन। अब जीएसटी वाले ये कहते हैं कि वैसे तो जनरली सप्लाईज के ऊपर जीएसटी पे सप्लायर करेंगे, बियर रिसीवर करेंगे, इसको हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, पर हम कुछ सप्लाईज आपको बताएंगे, कुछ सप्लाईज हम आपको बताएंगे, सर्टेन सप्लाईज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन दे रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि इस फॉरवर्ड चार्ज का हम एक्सेप्शन लेके आ रहे हैं, और एक्सेप्शन में क्या करेंगे, हम कुछ सर्टेन सप्लाई बताएंगे, और उन सर्टेन सप्लाई का जो जीएसटी है वो उल्टा चलेगा, यानी कि पे भी कौन करेगा, रिसीवर, और बियर भी कौन करेगा, रिसीवर। दोनों काम रिसीवर को करने हैं, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स की तरह बन जाएगा, यानी कि सप्लायर को हम पिक्चर से आउट कर रहे हैं कुछ सप्लाईज के लिए। जीएसटी बर्डन तो रिसिपिएंट को उठाना ही है, वो तो दोनों जगह उठाएगा, पर इस केस में पे भी क्या करेगा, रिसिपिएंट ही करेगा। इस प्रकार के नियम को जीएसटी में बेटा कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के नियम को कहते हैं रिवर्स चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो ध्यान रखना, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, यानी कि आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और कौन सी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगेगा, क्योंकि जिन भी सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज का नियम लागू होगा उसके ऊपर पेयर होंगे सप्लायर। जीएसटी कौन पे करेगा, तो जवाब आएगा सप्लायर। पर जो भी सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली होगी उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करना है, और उस नियम के अनुसार जो जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी आने वाली, यानी कि सारे कानूनों का पालन रिसीवर को ही करना पड़ेगा, यानी कि पे कौन करने वाला है, रिसीवर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल जल्दी से बोल देता हूं, जैसे ए ने बी को कुछ सप्लाई करा, अब अगर ये सप्लाई जो ए ने बी को करी वो फॉरवर्ड चार्ज वाली है तो जीएसटी ए पे करेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में कि इसने इसको सप्लाई करी, बताओ किसको जीएसटी पे करना है, वो पर्सन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ने बी को सप्लाई करी तो आपने पता लगा लिया ए सप्लायर है, बी रिसीवर है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सप्लाई रिवर्स वाली है कि फॉरवर्ड वाली है। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये सप्लाई फॉरवर्ड वाली है तो ऑब्वियसली फिर जीएसटी पे इनको करेगा सप्लायर, दैट इज ए। पर अगर यही क्वेश्चन बेटा आ जाए और यहाँ पे जो सप्लाई आपको दी जाए अगर रिवर्स चार्ज वाली हो जाए, तो फिर आपका जवाब जो आने वाला है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, तो ए आंसर नहीं है, आपको ऑप्शन में क्या टिक करना पड़ेगा, बी टिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन बहुत, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आपके इसके अंदर बन सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगता है और कौन सी सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है। तो बेटा रिवर्स चार्ज के लिए मैंने आपको क्या बोला, इन्होंने बोला सर्टेन सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, 9(3) में यही बोला है, इन्होंने 9(3) में बोला कि काउंसिल के कहने पे हम स्पेसिफाई करेंगे कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आपको बता देता हूं अब ये क्या कहने वाले हैं। तो 9(3) की लैंग्वेज क्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो 9(3) में कहा गया, ये कहते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल के कहने पर बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लाकर स्पेसिफाई की जाएगी क्या, कैटेगरी ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी स्पेसिफाई करी जाएगी, जिन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे फिर कौन सा चार्ज एप्लीकेबल करेंगे, रिवर्स चार्ज। तो ये है 9(3) की लैंग्वेज। तो ये कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन लाकर आपको ऐसी कुछ सप्लाईज बताएंगे जो गुड्स की या सर्विसेज दोनों की हो सकती है, और उन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे जो चार्जेबिलिटी आएगी फिर वो फॉरवर्ड चार्ज से नहीं लगाएंगे, हम रिवर्स चार्ज से लगाएंगे। और रिवर्स चार्ज से चार्जेबिलिटी आने का मतलब ये हो जाएगा कि सारे के सारे कंप्लायंस बर्डन जो आ जाएंगे वो सप्लायर की जगह उठकर किस पे आ जाएंगे, रिसिपिएंट्स पे आ जाएंगे, रिसिपिएंट्स पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब 9(3) में कुछ भी नहीं दिया गया है। 9(3) को समझने के लिए अब आपको इसका क्या पढ़ना पड़ेगा, नोटिफिकेशन। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन इन्होंने इशू करा गवर्नमेंट ने, वो हमारे को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस नोटिफिकेशन को पढ़ के बेटा आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज लगता है। अब बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, वैसे इन्होंने कहा था कि हम गुड्स और सर्विस दोनों की कैटेगरी स्पेसिफाइड करेंगे, पर सीए इंटर लेवल पे गुड्स की कैटेगरी कोर्स में नहीं है, यानी कि कौन कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज लगता है ये आपके कोर्स में है ही नहीं। आपके कोर्स में है कौन कौन सी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लगता है।
तो मैं क्या करूंगा, आपको नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा और उस नोटिफिकेशन में मैं आपको नंबर ऑफ सर्विसेज बताऊंगा जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। अब उन सर्विसेज की सप्लाई पे अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो बाकी जो भी सप्लाई आपके क्वेश्चन में आती है जो उनके अलावा की है वो सब फॉरवर्ड चार्ज वाली हो जाएगी। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि कौन सी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगेगा। तो जिस पर रिवर्स चार्ज लगेगा उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और उन रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई पे जीएसटी रिसीवर को देना पड़ेगा। और बाकी जो भी सप्लाई बचेगी जो रिवर्स चार्ज वाले नोटिफिकेशन में आपने नहीं पढ़ी, उन सभी सप्लाई के ऊपर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज से लगेगा। तो दैट इज द लॉजिक टू जज विच सप्लाई इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज और विच सप्लाई इज कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ऑब्वियसली फिर अपन को बेटा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो 9(3) तक मैंने आपको समझा दिया सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। वैसे भी 9(4), 5 भी बाकी है, पर 9(3) को पूरा खत्म करने के लिए हमको इसका क्या पढ़ना पड़ेगा, नोटिफिकेशन। और वो नोटिफिकेशन ऑब्वियसली अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।